जी। हेलो। हाँ जी रितु जी। हाँ जी सर। आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। देखिए, हम जो कंडक्ट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं एचपीएससी पीजीटी के रिगार्डिंग इंटरव्यू। ठीक है। ये जी मॉक इंटरव्यू रहेगा। जैसे आपका इंटरव्यू कंडक्ट जी कराएंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसमें से लाइक कोई एरर वगैरह है तो उसको काट छांट करके फिर वीडियो ऐप पे अपलोड करेंगे। ऐसे हर कैंडिडेट का जो वीडियो है वो ऐप पे अपलोड होगा, और जो कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया बैच उन सबका वीडियो भी आप देख पाओगे। ठीक है। जी सर। तो देखिए, वैसे जी एचपीएससी के अंदर जो है, जहाँ तक प्रीवियस में अभी इंटरव्यू लिए हैं जो खासकर अपने दिसंबर में एग्जाम हुए थे, उनमें से नेम कैंडिडेट का और कहाँ से वो है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, वो नहीं पूछा जाता। ठीक है। फिर जी भी हम थोड़ा बहुत भाई कैंडिडेट के बारे में जान पाए वो तो आप खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन वहाँ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तो सबसे पहले बताइए अपने बारे में कुछ, लाइक अपना नेम हाँ जी। क्वालिफिकेशन हिंदी में बता सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही। पहली बात आपको ध्यान रखना है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो वही जाके आपको वहां पर बताना है। ठीक है। तो जैसे जैसे अपने सेशन आगे चलते जाएगी थोड़ी सी अपनी जो कंटेंट क्वालिटी है वो इंप्रूव होती चली जाएगी, और जो जो वीकनेस है वो भी हम आपको बताते चले जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। जी सर। हाँ जी, बताइए रितु जी अपने बारे में। जी सर, माय नेम इज रितु। हाँ आई जी। बिलोंग्स टू बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा, एंड currently I am doing my PhD in commerce. I have I am JRF qualified times in commerce. तो आवाज में भी थोड़ा बहुत इश्यू है। Sir, am I audible? यस यस यस। Sir, should I continue? यस यस यस, कीजिए प्लीज। Hello. Okay, sir. Sir, I have qualified HTET two times in the year 2014 and 2022. ओके। About my academic qualification, I have completed my MCOM in 2012, and then BEd in 2013. I have worked as a PGT Commerce in Kendriya Vidyalaya Jharoda Kala ओके, मतलब आप for अभी भी 9 months. गवर्नमेंट जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? No, sir, not now. In the session 14-15, ओके 2014-15, I have worked in Kendriya Vidyalaya Jharoda Kala ओके जी, ओके ओके ओके। as ठीक a है रितु PGT जी, Commerce for थैंक यू। 9 months. जी देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट के बारे में या वो कहाँ से है वो नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे आपकी क्वालिफिकेशन हाँ पूछी जी। जा सकती है, और खासकर जी कॉमर्स बैकग्राउंड से या फिर आपके टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है। जी सर। जी तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा ये है कि भी एक टीचर की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या होती है, कॉमर्स टीचर के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप बताइए जी। First of all, a teacher should have good knowledge of their subject, and ओके। the delivery of knowledge is must. यस He यस। should deliver their lecture properly in the class. He should interact with the students and give example with the daily life basis to clear their concept. ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे कि हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम मैनेजमेंट, आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे जी? खासकर +1 2 के जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे हैं, वो आपको पता है कि कहना नहीं मानते इतना ज़्यादा, तो कैसे उसको आप जी टैकल करोगे तो वो बताइएगा। सर, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ओके। स्टूडेंट्स जो भी हाँ जी, जो भी पढ़ रहे हैं उनको एक इंगेज किया जाए क्लास में, कैसे भी लाइव एग्जांपल देके आजकल जो भी चल रहा है उससे रिलेट करके अपनी कंसेप्ट को, मतलब उनको सबसे पहले उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए टॉपिक में। ओके। जी सपोज करो कि आपको एक +1 की लगा लो बुक दे दी गई बिजनेस स्टडी, उसके अंदर मान जी लिया सर। +1 या +2 में आपको मैनेजमेंट के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर करना है, तो आप क्या लाइव एग्जांपल दोगे जिससे वो आपको आपसे कनेक्ट हो पाए? सर, मैनेजमेंट तो आजकल हर ही जगह सब जगह चाहिए हमें। अपने सबसे पहले तो घर में ही हम अपनी मदर को देखते हैं कि ओके। वो अपना पूरा काम इतनी इजीली मैनेज करती है, सारा टाइम टू टाइम बच्चों को रेडी करने से लेकर शाम तक का पूरा दिन वो लगी रहती है काम में।
उसके बाद जब हम स्कूल आते हैं, स्कूल में देखते हैं, स्कूल में भी एक मैनेजमेंट होती है कि सबसे पहले आते ही हमें असेंबली अटेंड करनी होती है, देन पीरियड्स होते हैं लेक्चर वाइज, वो अटेंड करने होते हैं, तो ये भी मैनेजमेंट ही होता है। मतलब हर जगह मैनेजमेंट के ही थ्रू अच्छे से काम हो रहा है, कहीं भी आप चले जाओ ओके। तो देखिए, किसी भी। जैसा कि आपको पता है कि जो क्लास जो होती है वो 40 या 45 जितनी टाइम की भी होती है वो टाइम लिमिट, तो उस टाइम में जी आपको पता है पूरी क्लास आपके अंडर ही होती हाँ जी है ना? तब उस टाइम जी मैं उस सिचुएशन में पूछ रहा हूँ कि आप कैसे मैनेज करोगे अगर मान ले कोई बच्चा जो है वो मिसबिहेव कर रहा है या उसका वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है क्लास में, तो उस टाइम आप जी। उसको कैसे टैकल करोगे ये बताइएगा जरा। सर अगर बच्चा डिस्टरबेंस कर रहा है तो मैं उसे जो है अभी के लिए बोलूंगी, अभी आप एक बार कंटिन्यू करें, बाद में मैं उससे पूछ सकती हूँ कि लेक्चर के बाद कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों अच्छे से लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, या मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती हूँ कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, आप अपना टाइम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इस तरह ओके, से। तो मुझे ये बताइएगा जो ये सारा काम आप बता रहे हो कि आप ऐसा ऐसा करोगे, ये पूरी प्रोसेस आप आफ्टर क्लास एंड के बाद करोगे या फिर ड्यूरिंग द क्लास पीरियड करोगे आप ये? सर एक बार तो क्लास के बीच में अगर वो ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है तो पहले उसको चुप कराने की कोशिश करूंगी, ताकि बाकी सभी डिस्टर्ब ना हो, उसको मैं थोड़ा सा बोलूंगी। उसके बाद उसको पर्सनली भी मैं बोल सकती हूँ कि भाई ओके ओके। लेक्चर के बाद या। हाँ जी। ओके जी। तो बताइए कि जो पूरा अपना जो स्टेट हरियाणा है वो कितने डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब रेवेन्यू डिवीजन कितने हैं टोटल? हरियाणा में 6 डिविजन्स हैं सर। 6 है। तो 6 में हाँ जी। आप कौन से डिवीजन से आते हो? सर मैं रोहतक। रोहतक। मैंने पहले भी बोला है कि जी जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक आपसे ऐसा पर्सनली नहीं पूछेगा, ठीक है ना वहाँ पर, जी लेकिन जैसे आपसे ये जी। पूछ सकता है भी कि आप कौन कौन से डिवीजन होते हो बताइए, ठीक है ना? तो हाँ 6 जी के में से हाँ अगर जी आप कोई भी 4 डिवीजन का नाम बता पाए तो बताइएगा। जी। सर अंबाला, अम्बाला। करनाल, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद और हिसार। ओके। अब गुरुग्राम बोलिएगा आप उसको, थोड़ा सा ये करेक्शन करना, ठीक है? अच्छा गुरुग्राम। हाँ, हाँ जी गुरुग्राम अब गुरुग्राम। जो हो गया है। ओके जी। जी नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे आपको पता है कि 11th 12th के रिगार्डिंग पहले जो बोर्ड था वो कौन था, वो जो पेपर कलेक्ट कराता था इंटरव्यू वगैरह कौन करवाता था? एच सर एस पहले एस सी। HSC के हाँ जी, अंडर। फुल फॉर्म बताइएगा HSSC की। HSSC हाँ जी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और अब कौन करवा रहा है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन अभी HPSC के अंडर आ गया, लास्ट टाइम से, लास्ट ईयर से। HPSC मीन्स? HPSC फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ जी। ये कब बना था, अगर आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर पाओ तो, HPSC बोर्ड? 1966 में बना था आई थिंक। ओके ओके ओके। और इसके फर्स्ट चेयरमैन और करंट चेयरमैन के बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। सर इसके फर्स्ट चेयरमैन दरबारी लाल गुप्ता थे, ओके श्री दरबारी लाल गुप्ता। ओके। और अभी प्रेजेंट में मिस्टर आलोक वर्मा जी हैं। आलोक वर्मा जी, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं, खासकर अगर मैं बिजनेस स्टडी की बात करूं, तो आपको पता है बिजनेस को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी है आप बताइएगा। जी, business is a broader concept. It includes industry and commerce both. Industry relates to the manufacturing of goods and serve manufacturing of goods only, and commerce related to the buying, selling, and distribution of goods. ओके, यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आता है इंडस्ट्री में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हाँ आता जी, है कॉमर्स में, यही कहना चाहते हो ना आप? कॉमर्स। जी जी हाँ जी। अब आप कॉमर्स के जो, आपको पता है कि आप कॉमर्स के टीचर के लिए ही इंटरव्यू दे रहे हो, तो जी कॉमर्स सर। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कैसे आप डिफर करोगे अदर टीचर को और कॉमर्स के टीचर को, भी क्या डिफरेंस मतलब है दोनों में? लाइक हिंदी लगा लो, आप कोई भी लैंग्वेज का टीचर लगा लो और कॉमर्स के टीचर के रिगार्डिंग। जी, हाँ जी। तो सर कॉमर्स जो है एक हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो बच्चा शुरू से ही पढ़ता आता है, लेकिन ओके कॉमर्स जो होता है 11th 12th में एक नया सब्जेक्ट आ रहा होता है। तो उसमें कॉमर्स में जो टीचर को, जैसे आजकल जो भी बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, गुड्स वगैरह जो भी सेल परचेज हो रहा है, इन सबकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है
टीचर प्रोवाइड करता है बच्चे को, ताकि फ्यूचर में जो बच्चा अपने इस फील्ड में भी कैरियर बना सकता है, अगर वो बिजनेस करना चाहे या वो बैंकिंग लाइन में जाए तो उसे इन सब चीजों की नॉलेज हो। ओके मैम, एक होता है आपका, आपने सुना हो तो इंपोर्ट, एक एक्सपोर्ट, और एक वर्ड यूज करते हैं हम इंटरपोर्ट ट्रेड। ये क्या होता है जी इंटरपोर्ट? सर, इंपोर्ट होता है जब हम व्हेन वी परचेज द गुड्स फ्रॉम द अनदर कंट्री, ओके import, and when we sell the goods to another country it is called export, and when we purchase the goods from the one country and as it is sell that goods to another country it is called interport. ओके जी। हाँ जी। तो आपने जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं सर, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। ओ सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। अब मेरे को बताइए कि इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट आता है या नहीं आता? सर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उनके लिए आता है। ओके नहीं नहीं सॉरी, ट्रेडिंग ट्रेडिंग हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग होता है, ट्रेडिंग और पी दोनों के लिए कॉमन है, बाकी सब बना सकते हैं ट्रेडिंग और पी। ओके। ट्रायल बैलेंस आप बताइए कि बुक कीपिंग का पार्ट है या फिर काउंटिंग का पार्ट है, या इनमें से किसी का नहीं है? ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ओके जी। because book ends at the preparation of accounts only. ओके ओके। हाँ जी। फिर बताइएगा कि आपको पता है कि जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते, क्यों बनाते, इसका मेन मेन पर्पज क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का मेन फाइनेंशियल पर्पज बताइए। अकाउंटिंग बनाने से सर बिजनेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो बिजनेस का जो पूरे 1 ईयर में प्रॉफिट या लॉस जो है कैलकुलेट करना होता है, ओके हमें अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है, बजट्स बनाने में हेल्प हो जाती है, ओके। और हमारी जो रिलेटेड पार्टी है लाइक हमारी गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि वेदर दे आर पेइंग टैक्स ऑन ट्रू बेसिस और नॉट। इस तरह से बैंक्स वगैरह से हम अपना लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके बेसिस पर। ओके जी। हुंडी क्या होता है? सुना होगा नाम तो। सर, हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मिड ऑफ द इंडिया। जब स्टार्टिंग में हिंदी को यूज करते थे, अभी आजकल इसकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एक जस्ट जो है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता था जिसके बेसिस पर हम पार्टी को ऑर्डर करते थे अमाउंट पे करने के लिए। ओके। थोड़ा सा अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा पाए तो, मे बी +1 का बच्चा +2 का बच्चा ना समझ पाए, तो कैसे इसको करोगे, थोड़ा सा बताओगे कुछ? हाँ जी, मैं कहूंगी कि एक अगर जैसे मुझे किसी को पैसे पे करने हैं तो एक ओके रिटर्न डॉक्यूमेंट हम बना के रख लेते हैं। ओके उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में ही लिखा जाता है कि इतने अमाउंट देना है, इस पार्टी को देना है, इस डेट पर देना है, इतने टाइम पीरियड के बाद देना है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। हाँ तो जी। आप उस टाइम पीरियड के बाद एक तरह से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जाता है जो हमारे पास प्रूफ होता है एज अ कि हाँ हमने उस बंदे को पेमेंट करनी है। हाँ जी, जस्ट उस यही जानना डॉक्यूमेंट चाहता को था ही कि मैं, हुंडी ये बोलते हैं। अनकंडीशनल होता है जो आपने बोल दिया, ठीक है। हाँ हुंडी जी। के टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, कोई हाँ थ्री जी, नेम देयर आर बता सकते हो डिफरेंट आप? टाइप ऑफ हुंडी। हाँ जी, लाइक शाहजोग हुंडी विच इज पेबल टू अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, एंड दर्शनी हुंडी विच इज पेबल एट ए आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, नहीं। नामजोग हुंडी विच इज पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओके। whose name is mentioned on that, and चलिए जी, शाहजोग, नेक्स्ट हाँ साइट पार्टनरशिप ऊपर एग्रीमेंट दर्शनी के बारे हुंडी में। होता है। चलिए जी, बताइए। जी सर। वाई इज इट कंसिडर डिजायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में क्यों होना चाहिए, रिटर्न में क्यों होना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताता कि ये रिटर्न में Yes, होना sir. चाहिए? It is not compulsory to have in written the partnership agreement, but for the future safety, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो पार्टनर के बीच में, पार्टनरशिप के बीच में जो है आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए हम इट इज बेटर टू हैव इन रिटर्न,
क्योंकि एज ए बेस जो होता है प्रूफ के जैसे काम करता है। कल को अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कह रहा है कि मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, कोई कह रहा है मुझे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा चाहिए था, तो ओके। वो हम स्टार्टिंग में अच्छा पहले लिख लेते हैं, अपने अच्छा, जैसे मुझे ये एग्रीमेंट बना बताइए, लेते हैं उसमें। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट को हम कोर्ट में एज ए एविडेंस रख सकते हैं, तो यस क्या सर, ऐसी यस सर। पार्टनरशिप डीड को भी रखा जा सकता है क्या? हाँ जी सर, यस, रिटर्न में वो प्रॉपर जो है रजिस्टर्ड होता है, और उस पे प्रॉपर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसको हमें एज ए जो लीगल डॉक्यूमेंट के जैसे काम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि उस पे सभी कुछ लिखा होता है। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होता है, कितनी सैलरी देनी है, किस बेसिस पे देनी है, रिटायरमेंट कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगी, तो उसके बेसिस पे हम अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं ओके रीति जी, मेरा इन नेक्स्ट केस ऑफ क्वेश्चन है आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग। कि जो हम मंथली विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, जो ओनर विड्रॉ करता है जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, तो जी, उसका एवरेज यस पीरियड सर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाई टू। तो जो ये जो फॉर्मूला लगता है एवरेज पीरियड का, इसके लिए दो कंडीशन होना कंपलसरी है, वो दो कंडीशन बता पाओगे आप? यस सर। कब बोल लीजिए। हाँ जी, ये दो कंडीशंस होती है व्हेन देयर इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन एंड द इंटरवल बिटवीन द ड्राइंग इज ऑल्सो इक्वल, यानी ओ, कि जो भी ड्राइंग का पीरियड है उनका इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए और ड्राइंग का अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए। ओके जी। अब ये बताइए कि जब कोई नया एडमिशन होता है, यानी कि जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है, ऐसा क्यों? सर, क्योंकि जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस टाइम पे जो पुराने पार्टनर है वो अपने शेयर का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है उसके लिए। ओके। तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो देयर में भी चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उन्हें दोबारा अपना नया निकालना होता है कि आफ्टर सेक्रीफाइसिंग अब जो हमारा नया रेशियो क्या है। ओके जी। मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि मैनेजमेंट को मल्टी फर्स्ट एड कंसेप्ट क्यों बोला जाता है? सर, मैनेजमेंट को मल्टी फैसेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी होता है। यानी सिर्फ हम एक चीज को मैनेज नहीं करते, हमने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज करना होता है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको भी मैनेज करवाना होता है, जो भी ऑपरेशंस है, जो भी मेथड्स है, उन सबको मैनेज करना होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मल्टी फैसेटेड कंसेप्ट। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कुछ अगर बेसिक फीचर आप बता पाओ तो। हाँ जी, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन इज नॉट नाउ फुल्ली डेवलप्ड, यानी अभी जो मैनेजमेंट है एक प्रोफेशन के रूप में फुल्ली नहीं आया है। क्योंकि अभी एक मैनेजर को जो जो भी प्रोफेशन के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो फुलफिल करने जरूरी नहीं है। लाइक कि प्रोफेशन में होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर एसोसिएशन से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मैनेजर की जॉब के लिए आपको वहीं से एफिलेटेड होना या एसोसिएटेड होना जरूरी है। वहां पे जो भी एसोसिएशन है वो कोर्स वगैरह कराती है, वो डिग्री जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वो देते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट वो प्रोवाइड करते हैं, उसकी अभी जरूरत नहीं है। वेल रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि सिर्फ मैनेजमेंट में हम आ गए तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है, उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा तो अच्छा, अभी ये ऐसा कुछ बताइएगा जो है नहीं। 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो किसने दिए थे? सर, 14 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय फेओल। श्योर, पूरा नाम? एक मिनट, हेनरी फेओल। हैंडी फ्योर। तो 14 जी सर। प्रिंसिपल बताइएगा जी, इनके कौन कौन से हैं? हाँ जी, 14 प्रिंसिपल्स में सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर चेन। एक मिनट सर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स, और यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एस्पिरिट de corps एंड डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या डिसेंट्रलाइजेशन भी? डिसिप्लिन। मुझे चलो डिसिप्लिन। बताइएगा एक बार आप। आपने एक तो जी वर्ड सर। यूज किया कि डायरेक्शन, तो प्रिंसिपल ऑफ हाँ जी, डायरेक्शन मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन?
प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि जितने भी पर्सन्स है ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको बिजनेस के मोटिव्स को फुलफिल करने की डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए। हमें अपने इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको नहीं लेना है, हमें उसी डायरेक्शन में काम करना है जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। अच्छा जी, और एक आपने बताया कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मुझे आप अच्छे से रिकॉल करके बताइएगा जी कि जो हेनरी फ्योल है उसने सेंट्रलाइजेशन दिया था, डिसेंट्रलाइजेशन दिया था, ये दोनों वर्ड यूज किए थे? सर, दोनों ही दिए थे इकट्ठा, एक ही प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, ये हेनरी फ्योल ने दिया था। हाँ जी। ओके जी, थैंक यू रितु जी, अच्छा गया आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर। हाँ जी, अब हम बात कर लेते सर, हैं कोई कौन कौन से। सजेशंस? हाँ जी, सजेशन के रिगार्डिंग मैं बोलने वाला था। एक तो आपने बताया जी ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग, क्या आप कंफर्म थे कि ट्रायल जी बैलेंस किस में आएगा? सर, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में, क्योंकि बुक कीपिंग तो होता है सिर्फ हमने जर्नल एंट्री बना ली और लेजर्स अच्छा, बना लिए, लेकिन समराइजिंग जो होता है, हाँ कंफर्म थी सर, अकाउंटिंग में ही आना था ट्रायल बैलेंस। नहीं, मैं आपको क्या थोड़ा नहीं सा आता? करेक्ट करना चाहूँगा कि ट्रायल बैलेंस ना ही तो बुक कीपिंग का पार्ट है ना ही अकाउंटिंग का, ये एक वर्किंग नोट्स होता अच्छा। है। ठीक है ना? जैसे कि लेजर तक आपने बना दिए, उसके बाद जी। जो अकाउंटेंट है वो अपनी सुविधा के लिए उनका टोटल करता है लेजर का। ठीक है, तो ये अच्छा। वर्किंग नोट्स होता है, ना ही तो बुक कीपिंग में आता और ना ही अकाउंटिंग में आता। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, तो उस क्वेश्चन में आप जी जो सामने आपके पास सामने बैठे हैं इंटरव्यू लेने वाले, उनको बोलिएगा सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है ये, ठीक है, या मुझे नहीं पता सर। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं जाता, जी बजाय कि आप उसको मैनिपुलेट करने के। एक रीजन तो आपको ये ध्यान रखना है, खासकर कौन से क्वेश्चन जिसमें आपको पता है कि मुझे नहीं, अभी मतलब माइंड से निकल गया हुआ आपका, ठीक है, चाहे आपको आता हो। जी थोड़ा सा एक तो ये ध्यान रखना, जी सर। क्योंकि जो सामने बैठे हैं उसको पता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, है ना? कोई भी क्वेश्चन करेगा तो ये तो आप मान के चलिएगा कि उसको उसका आंसर तो पता ही है एग्जामिनर पता को, है। है ना? जी जी और तो सब्जेक्ट का तो आपका अच्छा खासा ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है। एक आप थोड़ा सा हुंडी को थोड़ा आपने रिकॉल तो किया, लेकिन थोड़ा मैंने दूसरी सेकंड टाइम पूछा तब आपने थोड़ा बता पाए। टू द पॉइंट आपको बताना है कि सर ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और अनकंडीशनल होता है, बस ये दो ही वर्ड हैं जो वो सुनना चाहता है एग्जामिनर। ठीक है, ठीक है एक सर। आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। और एक आपने बताया दर्शनी हुंडी के बारे में कि ये सर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मेच्योर होती है, ऐसा नहीं है। दर्शनी हुंडी पेबल ऑन दी साइट, जब दिखाओगे तभी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जी सर। और तो कुल मिला के आपका ठीक था सारा ही, सब्जेक्ट का तो अच्छा खासा था। ठीक है, हाँ जी, और आपका बहुत कुछ सर, ठीक एक था। मेरे को एक बात पूछनी थी हाँ सर। जी। मुझे पूछना था कि जैसे मैं उनको बताऊं कि जेआरएफ है और नेट है, हाँ जी। तो वो क्या 11th 12th को छोड़ के मेरे से बिको मैम को उनका पूछने लग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखो, क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हैं वो +1 2 के स्टूडेंट्स के लिए, ये बात तो आप मानते हो। हाँ, मैं वो। अब ये जी। मेरे को बात बताओ, जो आप जो इंटरव्यू देने जाएगा वो पीएचडी भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता? तो वहां पर जी वो उसकी पीएचडी के कंटेक्स्ट में थोड़ी पूछेंगे भाई आपने किस टॉपिक पे पीएचडी की है, तो वो थोड़ा एलोबोरेट करो, वहाँ नहीं है उनका एग्जाम। वहाँ पर जो आप बोल सकते हो कि जो टीम मेंबर है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका मेन मोटिव है +1 2 के लिए ही एक अच्छा कैंडिडेट, मतलब आप बोल सकते हैं एक अच्छा टीचर अपॉइंट करना। तो उनका जो मेन फोकस वो +1 2 पे ही रहेगा, आप ये तो मान के चलिएगा। ठीक है, हाँ। जी सर। जो +1 2 में कंसेप्ट हैं और वो कहीं ना कहीं बी कॉम में आगे है, उसको एलोबरेट किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकता है। लाइक जैसे मैंने आपको 14 प्रिंसिपल फ्यूल के पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो जो भी, जी बस एक चीज आपको और ध्यान जो रखनी है कि जो भी आप इंटरव्यू पैनल के सामने जो भी बोलो, ऐसा बोलो कि अगर उसमें से क्वेश्चन वो कर लें तो आपको आगे पता होना चाहिए। मतलब कम बोलो चाहे, लेकिन वही वर्डिंग यूज करो कि मान लें आपने बोल दिया सर कि लाइक आपने बोल दिया सर फ्यूल था,
तो आपको पता होना चाहिए हेनरी फ्योल था, 14 प्रिंसिपल के बारे में आपने बताया, तो आप ये अज्यूम करके चलिएगा कि वो 14 प्रिंसिपल के बारे में पूछ भी सकता है। नो डाउट 14 के 14 इतना टाइम ही नहीं होता कि 14 के 14 आपसे पूछे, लेकिन आप 14 में से करीब करीब आप ये मानो कि 5-7 जो है वो जल्दी सी बोल दो। और थोड़ा सा एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, 14 प्रिंसिपल को एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है, अपने नोट्स में मिल जाएंगे आपको, खासकर उसमें जी सर। सब्जेक्टिव वाले में अगर आपने लिया हो, या फिर वैसे भी कहीं भी मिल जाएगा 14 प्रिंसिपल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको एक बार जो रिकॉल करके जरूर जाइएगा, ठीक है, कि सेंट्रलाइजेशन दे रखा है जी या डिसेंट्रलाइजेशन दे रखा है, या आप जो डायरेक्शन बोल रहे हो वो पॉइंट है या नहीं है, समझ रहे हो ना आप जो मैं कहना चाहता हूँ। तो जो जी 14 जी प्रिंसिपल है वो तो बेसिक आप ये मान के चलिए, क्योंकि +1 2 में जो बिजनेस स्टडी में आता है वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछता है, तो वहाँ पर फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में डिटेल से आप थोड़ा सा वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जी से ये था, और अकाउंटिंग का आपका ठीक था, क्लासरूम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी आपने ठीक बोला है। और खासकर जो मैंने आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं या जो बताया मैंने कंटेंट जो आपका है उसके रिगार्डिंग भी यही है। आपने देखा हो तो इसमें ये पूछ रखा भी, जैसे उसने पूछा कि एक टीचर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, जैसे आपसे ही पूछ ले कि रितु अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए एज ए टीचर, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस अगर अच्छा आपके अंदर कुछ है तो वो बता सकते हैं, लेकिन याद रखना वीकनेस जो कन्वे करने का तरीका है वो ऐसे बताना है कि सर जो मेरी वीकनेस ये है और मैं इस पे अभी काम कर रही हूँ, ठीक है ना। लाइक आप ये बोल सकते हो सर मुझे है ना जूम मीटिंग हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चे कनेक्ट करते हैं ना, जैसे टेलीग्राम ग्रुप बना के, व्हाट्सअप ग्रुप बना के, या जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीटिंग के थ्रू, कि सर अभी मैं इस एरिया पे थोड़ा सा काम कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ सर अभी ये काम करना टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो अगर आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछे तो आपको दोनों ही बतानी है। ये बोलना कि सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बच्चे से ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि फ्रेंडली हो जाती हूँ, फ्रेंडली फ्रेंडली वर्ड तो यूज ना करके आप बोल सकते हो कि मैं उससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेती हूँ, है ना, आप ऐसे बोल सकते हो। और वीकनेस में मैंने बताया जो भी आपके अंदर आपको लगे उस टाइम, जो भी आपको लगे कि हाँ ये वीकनेस का पॉइंट है, तो आप बोलना कि सर अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ। और अगर काम कर रहे हो तो एक दो की पॉइंट ऐसे बता सकते हो, लाइक आप बोल सकते हो कि सर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ, लाइक जूम मीटिंग के थ्रू है, मैंने अभी काम किया उस पर, एक दो मीटिंग लिया है, तो आप बता सकते हो सर इस जूम मीटिंग के अंदर ये फीचर होते हैं, समझ रहे हो ना बात, ताकि उनको भी लगे कि आप उस प्लेटफॉर्म पे आगे काम सच में ही कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने सर मैं काम कर रही हूँ। तो एक दो पॉइंट ऐसे ही बताइए कि उनको लगे हाँ कि ये रियलिटी में उस पर वर्क कर रही है, ठीक है। और जी तो आपका सर। सारा ठीक था, बस ये स्ट्रेंथ वीकनेस वाला था, एक वो मैंने बताया एक दो क्वेश्चन, और इतना ज़्यादा कुछ, और खुद के बारे में नहीं पूछते हैं। आपने जो रेवेन्यू डिवीजन ऑफ हरियाणा है ये भी सही बताया है, ठीक है। और जैसे आपने इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बोला कि लाइक इंडस्ट्री के अंदर आपने बोला कि सर गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग, तो कोशिश कीजिएगा, चाहे आप थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इंडस्ट्री और कॉमर्स, और इसमें एक आपका एक चार्ट भी आता है, आपने देखा हो तो बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री को बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और कॉमर्स में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज वर्ड यूज लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि कॉमर्स के अंदर सिर्फ सेल परचेज नहीं आता, बल्कि सेल परचेज आप बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर ईजिली कंज्यूमर तक अपनी गुड्स को कन्वे मतलब बोल सकते हो कि आप भेज पाए, इसके लिए जो भी फैसिलिटी है, चाहे वो वेयर हाउसिंग की है, चाहे बैंकिंग की है, चाहे एडवर्टाइजमेंट की है, वो सारी भी कॉमर्स का ही पार्ट होते हैं, जिसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं ना, जी सर। ठीक है। और ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और भी आपका इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट करेंगे, तो होप शो हम उसमें थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, और आगे जो आने वाले टाइम में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा जाएगा उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग भी आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपकी लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आगे मैडम जी जो सर। एक अपने साथ जुड़ेंगे, एफसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं हिसार में, तो वो आपको पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग या इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के रिगार्डिंग उसके ऊपर भी आपको बताएगी, ठीक है। तो जी होप शो। सर, एक डाउट था। हाँ जी, एक डाउट सर, जो बोलिए। सीबीएसई का सिलेबस है, हाँ, सीबीएसई का सिलेबस 11th 12th का, और एचबीएसई का, क्या ये सेम है? सेम नहीं, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा नहीं। आप एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जा सकते हो, इसके रिगार्डिंग इसके ऊपर भी चिंता ना करो, मैं आपको करवाऊंगा कि क्या कुछ है हाँ, इसके ये ऊपर भी। एचबीएसई का ना सिलेबस एक बार प्रोवाइड करा दो, बिल्कुल क्या बिल्कुल कुछ है बिल्कुल, सारा एचबीएसई? सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको वीडियो में मिल भी जाएगा। मतलब आपसे या किसी और कैंडिडेट से हम पूछेंगे कि +1 आप पढ़ाते हो, जो बच्चा ये बोलेगा हाँ सर मैं +1 पढ़ाता हूँ, उससे पूछेंगे भाई कि बिजनेस स्टडी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी बुक है, तो सारा आएगा, लेकिन धीरे धीरे सारा हम काम करेंगे, ठीक है।
तो ठीक है बेस्ट सर। ऑफ लक रितु जी, होप शो आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सर। ओके जी।